हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीआईबी बीएफएम का मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, जो हमारा बीएफएम है उसके सारे लेसन चैप्टर जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करना है, तो हम लोग बीएफएम का मॉक टेस्ट करेंगे आज। ये हम लोग मॉड्यूल बी में फ्रेंड यूनिट 15 जो है रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, उसके कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड वो है द प्राइसिंग ऑफ रिस्क मस्ट टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। यानी कि रिस्क प्राइसिंग के लिए हम लोग क्या क्या चीज को कंसीडर करते हैं? कॉस्ट ऑफ फंड्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस प्रोबेबिलिटीज, कैपिटल चार्ज, मार्केट ट्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि रिस्क प्राइसिंग में जो हम लोग कंसीडर करते हैं, सबसे पहला होता है कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड्स, दूसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तीसरा है लॉस प्रोबेबिलिटीज एंड चौथा है कैपिटल चार्ज। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3 एंड 4। मार्केट ट्रेंड्स जो है वो रिस्क प्राइसिंग के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? वोलेटिलिटी कैप्चर्स अपसाइड एज वेल एज डाउनसाइड डेविएशंस, downside potential captures only possible losses and ignore profit potential, downside potential is the adverse deviation of a target variable, none of the above। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको चैप्टर करते वक्त भी बताया था कि वोलेटिलिटी जो होता है वो कैप्चर करता है बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड डेविएशंस को, और डाउनसाइड पोटेंशियल जो है वो कैप्चर करता है पॉसिबल लॉस और प्रॉफिट पोटेंशियल को इग्नोर करता है। इट इज द एडवर्स डेविएशन ऑफ अ टारगेट वेरिएबल। जो भी टारगेट वेरिएबल का एडवर्स डेविएशन होता है ये इसको भी कंसीडर करता है। तो यहाँ पे जो हमारे तीनों ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों ही करेक्ट हैं। तो हमें जो है यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज लिंकेज बिटवीन द फॉलोइंग। इनमें से किसमें किसमें लिंकेज है? रिस्क, रिटर्न, कैपिटल, मार्केट कंडीशन। तो फ्रेंड्स, बुक में हमने देखा था लिंकेज अमॉन्ग रिस्क, कैपिटल एंड रिटर्न, ये तीनों जो है एक दूसरे से इनके आपस में लिंक होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 ओनली मार्केट कंडीशन में, और इनमें कोई लिंकेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाउनसाइड पोटेंशियल हैज फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स, सेंसिटिविटी एंड वोलेटिलिटी। नहीं फ्रेंड्स, ये दोनों जो है ये अलग अलग मेथड है रिस्क क्वांटिफाई करने का। फिर है वोलेटिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। वोलेटिलिटी एक अलग मेथड है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो है ये डाउनसाइड का एक कंपोनेंट है। सेंसिटिविटी भी एक अलग मेथड है और पोटेंशियल लॉसेस डाउनसाइड पोटेंशियल का कंपोनेंट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। बुक में भी देखिए फ्रेंड दिया हुआ है द डाउनसाइड पोटेंशियल हैज टू कंपोनेंट्स, पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो रिस्क एम्प्लॉइज। जीरो रिस्क में क्या क्या होता है? तो फ्रेंड, बुक में हमने देखा था कि जीरो रिस्क वुड इम्प्लाई नो वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो, रिटर्न ऑन जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट वुड बी लो एज कंपेयर टू अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। जो भी जीरो रिस्क होगा वहां पे नेट कैश फ्लो में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, और उसमें जो रिटर्न मिलेगा वो काफी लो मिलेगा इन कंपैरिजन टू अदर अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है नो वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो एंड लो रिटर्न्स एज कंपेयर टू द other opportunities available in the market. So our correct answer is option C. नेक्स्ट क्वेश्चन है RAROC का फुल फॉर्म क्या है? रिस्क एसोसिएटेड रिटर्न ऑन कैपिटल, रेवेन्यू एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, रिस्क एसोसिएटेड रिवॉर्ड ऑन कैपिटल। तो फ्रेंड्स, आवर करेक्ट आंसर इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द रिस्पांसिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसीज साइमल्टेनियसली इन अ कंसिस्टेंट मैनर एंड डिसाइड ऑन द बिजनेस स्ट्रेटजी टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ बैंक। तो इनमें से कौन से ग्रुप की ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो रिस्क इम्प्लीमेंटेशन और बिजनेस पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंट मैनर में उसको डिसाइड करे और बिजनेस स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको डिसाइड करे? तो फ्रेंड, बुक में हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होती है उसका काम होता है ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी टू मैनेज ऑफ रिस्क। ये
रिस्क को आर्टिकुलेट करने के लिए पॉलिसीज बनाती है, प्रोसीड्योर बनाती है, एग्रीगेट रिस्क लिमिट जो है वो डिसाइड करती है, रिव्यू मैकेनिज्म देखती है, रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ द सिस्टम। तो इनका मेनली जो काम होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को डिसाइड करना और बैंक के लिए लिमिट सेट करना फॉर वेरियस रिस्क। सेकंड होता है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, जो कि एक बोर्ड लेवल सब कमिटी है। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गाइडलाइन सेट करना रिस्क मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को इंश्योर करना और पॉलिसी को कंफर्म करना, प्रूडेंशियल लिमिट सेट करना और पीरियोडिकल रिव्यू करना, जो भी रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं कि नहीं है उसको डिसाइड करना, और प्रॉपर मैनिंग का जो प्रोसेस है उसको इंश्योर करना। तीसरा है कमिटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसी। फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसीज जो है ये किस ग्रुप का काम होता है, तो ये कमिटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथा है हमारा रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। इनका काम है एनालाइज करना, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना रिस्क प्रोफाइल को, और ये किनको रिपोर्ट करेंगे, कमिटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को जो है ये रिपोर्ट करेंगे। जो भी पॉसिबल चेंजेस है मार्केट वेरिएबल्स में ये उसको एग्जामिन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है एक्शन प्लान रिकमेंड करेंगे। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रिस्क मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो ये जो भी इंडिपेंडेंट रिस्क है उसको मॉनिटर करना, मेजर करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट करना, ये भी इनका मेन काम है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है सीआईबी में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अ बैंक ब्रांच सैंक्शन अ टर्म लोन ऑफ ₹10 lakhs फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years एट 3% प्लस बेस रेट ऑफ 9% ऑफ द बैंक। यानी कि एक बैंक ब्रांच ने एक 10 लाख रुपए का टर्म लोन जो है सैंक्शन किया है 7 years के लिए, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3% प्लस 9%, यानी कि टोटल 12%। और इसकी जो फंडिंग है वो एक 3 years के डिपॉजिट के साथ की गई है, जो कि 7% पे लिया गया है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क दिस ट्रांजेक्शन इज एसोसिएटेड। तो यहाँ पे कौन कौन से रिस्क जो है वो एसोसिएटेड है, तो पहला है फंडिंग रिस्क, दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क और तीसरा है टाइम रिस्क, चौथा ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड बुक में ये पैरा जो है इसको आप या तो स्क्रीनशॉट करके रखिए या आप इसको पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से कंसेप्चुअलाइज करिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द डिपॉजिट वुड बिकम पेबल एट द एंड ऑफ 3 years वेयर एज द लोन वुड स्टैंड रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ 50% ओनली एज्यूमिंग दैट देयर इज नो डिफॉल्ट। यानी कि यहाँ पे डिफॉल्ट का केस नहीं है, बोरोवर जो है टाइमली अपना रीपे कर रहा है लोन का। तो 3 साल के बाद क्या होगा कि द लोन वुड स्टैंड रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ 50% ओनली। लोन जो है वो 50% ही, अराउंड 50% रीपे हो गया होगा, लेकिन डिपॉजिट जो है वो मैच्योर हो गया है। तो एट एंड ऑफ द 3 years बैंक को जो है फंडिंग रिस्क फेस करना पड़ेगा। अब अगर डिफॉल्ट का केस होता है, मान लीजिए बोरोवर जो वो रीपे नहीं कर रहा है लोन को, तो वहां पे टाइम रिस्क अराइज हो जाएगा, क्योंकि जो टर्म लोन से आपको इनपुट मिल रहा है वही आप फिर जो फिक्स डिपॉजिट का रिपेमेंट आपको करना है आप उसके थ्रू कर सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हमारा वो टाइम रिस्क हो जाएगा। दिस वुड बी लिक्विडिटी रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शन। और लिक्विडिटी रिस्क जो है यहाँ पे अराइज हो जाएगा, क्योंकि आप बोरोवर को जो है वो पे आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑल दी अबव। यहाँ पे फंडिंग रिस्क भी है, लिक्विडिटी रिस्क भी है, टाइम रिस्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ डील इज मेड विथ एन एक्सचेंज सच एज स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज एज अ काउंटर पार्टी एंड एन ओवर द काउंटर डील इज मेड विथ एन इंडिविजुअल पार्टी, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज वन आंसर। पहला है, इन डील विद द इंडिविजुअल पार्टी अंडर ओवर द काउंटर सिस्टम द काउंटर पार्टी रिस्क इज लोअर। द काउंटर पार्टी रिस्क इन अ डील विद द एक्सचेंज इज ऑलवेज लो एंड द काउंटर पार्टी रिस्क इन द ओवर द काउंटर डील इज ऑलवेज हाई। While the counterparty risk in a deal with the exchange is generally low, the counterparty risk in over-the-counter deal depend upon the risk level associated with the party to the contract. In deal with the exchange, the counterparty risk is high. तो फ्रेंड जो counterparty risk होता है, risk mitigation would involve counterparty and it will always be associated with counterparty risk. It may also be stated here that market have responded to the counterparty risk by establishing exchange such as stock exchange, commodity exchange, futures and option exchange. Such exchanges take up the role of counterparty and have established rule of risk minimization. यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा
वो होगा आंसर बी, द काउंटर पार्टी रिस्क इन अ डील विद द एक्सचेंज। यानी कि अगर एक्सचेंज के साथ कोई काउंटर पार्टी रिस्क डील हो रहा है तो ये हमेशा ही कम होगा, क्योंकि ये रिस्क मिटिगेशन के लिए लिया जाता है, तो हमारा जो रिस्क है वो कम होगा। एंड द काउंटर पार्टी रिस्क इन ओवर द काउंटर डील इज ऑलवेज हाई। और ओवर द काउंटर अगर हम डील कर रहे हैं तो ये ऑलवेज हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनेंशियल रिस्क इज द अनसर्टेनिटी दैट रिजल्ट्स इन। फिनेंशियल रिस्क जो है वो एक अनसर्टेनिटी है, और ये क्या चीज में रिजल्ट होगा? एडवर्स मूवमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द बैंक, एडवर्स वेरिएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और आउटराइट लॉसेस, एडवर्स मार्केट रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस, एंड डी इज द ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड, बुक में हमने देखा था कि जो फिनेंशियल रिस्क होता है आर अनसर्टेनिटीज रिजल्टिंग इन एडवर्स वेरिएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और आउटराइट लॉसेस। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा एडवर्स वेरिएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और आउटराइट लॉसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क विद इन अ बैंक इज टू बी मेजर कंसर्न ऑफ। अब रिस्क मैनेजमेंट जो है किसी भी बैंक में वो किसका मेजर कंसर्न है? सीनियर मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का, या मिडिल मैनेजमेंट का? तो फ्रेंड, बुक में हमने देखा था कि मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इज अ मेजर कंसर्न ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी, टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क प्राइसिंग इंप्लाइज द फैक्टरिंग ऑफ रिस्क इनटू प्राइसिंग थ्रू। यानी कि रिस्क प्राइसिंग में हम लोग फैक्टरिंग जो है उसका प्राइसिंग कैसे करते हैं? तो पहला जो है टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल, दूसरा है कैपिटल चार्ज एंड लॉस प्रोबेबिलिटी, तीसरा है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड, यहाँ बुक में देखिए कि रिस्क प्राइसिंग इंप्लाइज फैक्टरिंग रिस्क इनटू प्राइसिंग थ्रू कैपिटल चार्ज एंड लॉस प्रोबेबिलिटी। दिस वुड बी इन एडिशन टू द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कि कैपिटल चार्ज एंड लॉस प्रोबेबिलिटी जो है ये रिस्क प्राइसिंग में फैक्टरिंग ऑफ रिस्क लिया जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, कैपिटल चार्ज एंड लॉस प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अ बैंक ब्रांच सैंक्शनड अ टर्म लोन ऑफ रुपीज 10 lakhs फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years at 3% plus base rate of 9% of the bank. The funding of the loan is from a 3 years deposit at 7%. There is no restriction on prepayment of loan or withdrawal of deposit by the customer. This transaction is exposed to what type of risk? यानी कि यहाँ पे वही बात है फ्रेंड, 10 lakhs का जो है टर्म लोन है 7 years का, और ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया है, जिसकी फंडिंग जो है एक एफडी जिसका कि टेन्योर जो है वो 3 years है और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके थ्रू किया गया है। अब यहाँ पे सिचुएशन है कि जो लोन है उसके प्रीपेमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और जो फिक्स डिपॉजिट है उसके विड्रॉल पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कस्टमर जब चाहे अपनी मर्जी से वो उसको विड्रॉ कर सकता है, और लोन बोरोवर जो है वो उसको अपना लोन को प्रीपे कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा लिक्विडिटी रिस्क, गैप रिस्क और मिसमैच रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क या क्रेडिट रिस्क। तो फ्रेंड, ये जो है लोन प्रीपेमेंट और डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन, तो ये हमेशा बोरोवर के पास और डिपॉजिटर के पास रहेगा। वो जब चाहे अपने लोन को प्रीपे कर सकता है, जब चाहे अपने डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। नेक्स्ट है फ्रेंड, देयर इज चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी ड्यू टू चेंज इन 0.5% चेंज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट। द क्वांटिफिकेशन वुड बी डाउनसाइड पोटेंशियल बेस्ड, एनी ऑफ द अबव, वोलेटिलिटी बेस्ड, सेंसिटिविटी बेस्ड। तो फ्रेंड्स, बुक में हमने देखा था कि जो सेंसिटिविटी होता है वो हमेशा सिंगल मार्केट पैरामीटर के यूनिट मूवमेंट की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू में जो है 0.5% का चेंज आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेंसिटिविटी बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर रिस्क इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अगर लोअर रिस्क है तो वहां पे क्या इम्प्लीमेशन इंप्लाइज होगा? पहला, लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो विथ हायर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। दूसरा है लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो विथ लोअर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। तीसरा है हायर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो विथ लोअर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। और चौथा है हायर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो विथ हायर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। तो फ्रेंड, बुक में हमने देखा था कि लोअर रिस्क इंप्लाइज लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो,
विथ लोअर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। और हायर रिस्क में क्या था, ये हायर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। इसको याद करने का एक ही तरीका है फ्रेंड्स, लोअर लोअर हायर हायर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा लोअर वेरिएबिलिटी नेट कैश फ्लो विथ लोअर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैंक ब्रांच। क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो मैं क्वेश्चन फिर से नहीं बता रही हूँ, मैं सिचुएशन पे आ रही हूँ सीधे। आफ्टर 3 years when the funding of the term loan would be required, deposit rate may not remain same. At that time this transaction would face what type of risk? तो 3 साल के बाद फ्रेंड जब डिपॉजिट जो है मैच्योर हो जाएगा, एंड व्हेन द फंडिंग ऑफ द टर्म लोन वुड बी रिक्वायर्ड, यानी कि टर्म लोन में भी टर्म लोन के लिए फंडिंग जो है वो रिक्वायर होगी, और डिपॉजिट रेट उस टाइम पे सेम नहीं होगा, यानी कि डिपॉजिट जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग क्या कहेंगे, तो पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क, दूसरा है इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क, चौथा है गैप रिस्क और मिसमैच रिस्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दे रहा है कि आफ्टर द 3 years period when the question of funding the loan would arise, deposit rate may not remain same, so the transaction would face gap और mismatch risk at the end of 3 years period। क्योंकि हमने उसको 7% का जो हमारा डिपॉजिट है उसके बेसिस पे 12% का लोन जो है उसका फंडिंग किया गया है। आफ्टर 3 years अगर चेंज होगा तो उसमें गैप या मिसमैच आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा रिस्क अराइज होगा दैट इज ऑप्शन डी, गैप रिस्क और मिसमैच रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैंक ब्रांच सैंक्शन अ टर्म लोन। वही सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क दिस ट्रांजेक्शन इज एसोसिएटेड, यानी कि बैंक ब्रांच जो है टर्म लोन 10 लाख का सैंक्शन किया 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उसका जो फंडिंग है वो 3 years डिपॉजिट के साथ किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा रिस्क जो है अराइज होगा, ऑपरेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, बेसिस रिस्क, ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड ऑपरेशनल रिस्क जो है यहाँ पे किसी भी तरह से अराइज नहीं हो रहा है, रेपुटेशनल रिस्क भी अराइज नहीं हो रहा है। बेसिस रिस्क, बेसिक रिस्क क्या है ये देखते हैं। बेसिस रिस्क हो रहा है द इंटरेस्ट ऑन लोन इज लिंक टू बीपीएलआर ऑफ द बैंक। अभी ये रेपो रेट लिंक्ड हो गया है फ्रेंड्स, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो बीपीएलआर से लिंक है, और डिपॉजिट जो है वो फिक्स्ड रेट के ऊपर लिंक है। बीपीआर जो है वो फर्स्ट 3 years पीरियड रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिस रिस्क जो है वो अराइज हो जाएगा, क्योंकि जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो फिक्स है, लेकिन लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग पे है। तो जो बेसिस पॉइंट चेंज आ रहा है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उसकी वजह से यहाँ पे बेसिस रिस्क राइज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, बेसिस रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ट्रांजेक्शंस अंडरटेकिंग बाय अ बैंक हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। जो भी बैंक है जहाँ पे ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे कितने तरह के रिस्क जो है वो बैंक को बेयर करने पड़ते हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क इंक्लूडिंग लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क इंक्लूडिंग डिफॉल्ट रिस्क। तो फ्रेंड बैंकिंग के ट्रांजेक्शन में ये सारे ही रिस्क जो है वो बैंक को फेस करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी कंपेयर्ड विच क्राइटेरिया इज मोर अप्रोप्रिएट आउट ऑफ द फॉलोइंग। जब दो इन्वेस्टमेंट मतलब हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो दो इन्वेस्ट को हम लोग किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे जो कि हमारा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है द वन हैविंग हायर रिटर्न इज प्रीफरेबल, यानी कि दोनों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में हमें हायर रिटर्न मिलेगा हम वहाँ प्रीफर करेंगे। या फिर हमारा जो नेट रिटर्न है इन कंपैरिजन ऑफ रिस्क हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, या फिर हमारा ग्रॉस रिटर्न जो है वो जिसमें ज़्यादा मिलेगा उसमें करेंगे, या फिर हमारा रिटर्न का कैलकुलेशन जो है जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसमें करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो होगा ऑप्शन बी, द रिटर्न नेट ऑफ रिस्क, यानी कि नेट रिटर्न हमारा इन कंपैरिजन टू रिस्क कितना आ रहा है हमारे हाथ में, हम लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविएशन ऑफ अ टारगेट वेरिएबल ड्यू टू यूनिक मूवमेंट ऑफ अ सिंगल मार्केट पैरामीटर is captured by deviation of a target variable due to unit movement of a single market parameter is captured by
सेंसिटिविटी, डाउनसाइड पोटेंशियल, वोलेटिलिटी, एनी ऑफ द अबव। तो किसी भी टारगेट वेरिएबल में अगर डेविएशन है और सिंगल मार्केट यूनिट मूवमेंट की वजह से उसमें हम कैप्चर कर रहे हैं, तो हम लोग इनमें से किसको लेंगे? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि सेंसिटिविटी जो होता है वो सिर्फ सिंगल मार्केट पैरामीटर के यूनिट मूवमेंट को कैप्चर करता है। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक ब्रांच सैंक्शन ए टर्म लोन ऑफ ₹10 lakhs फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years at 3% plus base rate of 9% of the bank. The funding of the loan is from a 3 years deposit at 7%. There could be possibility of delay or non-payment of the loan by the borrower in normal course, which lead what type of risk? जो बोरोवर है लोन का, वो अगर डिले कर रहा है या रीपे नहीं कर रहा है, तो फ्रेंड यहाँ जो रिस्क राइज होगा वो डिफॉल्ट रिस्क होगा या क्रेडिट रिस्क होगा, क्योंकि बोरोवर जो वो डिफॉल्ट करेगा अपने रिपेमेंट में। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी, क्रेडिट रिस्क। यहाँ पे देखिए फ्रेंड दिया हुआ है कि अगर डिफॉल्ट का केस होगा तो उसको क्रेडिट रिस्क जो है वो अराइज होगा। हियर देयर वुड बी डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क इन केस ऑफ डिफॉल्ट। नेक्स्ट है, हायर रिस्क इंप्लॉइज विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्रेंड्स, लोअर रिस्क इंप्लॉइज में हमने देखा कि लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो एंड लोअर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। ठीक इसका अपोजिट हायर रिस्क इंप्लॉइज में हायर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो विथ हायर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। तो यहाँ हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी, हायर रिस्क वुड इंप्लॉय हायर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स और फिनेंशियल फ्यूचर्स और इंटरेस्ट रेट स्वैप इज मेड बाय द बैंक्स टू मिटिगेट। यानी कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट या फिनेंशियल फ्यूचर या इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है, ये किस तरीके के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक जो है वो यूज करती है। फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअलाइज्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मिटिगेटिंग क्रेडिट रिस्क मिटिगेट करने के लिए बैंक क्या करती है कि सबसे पहले कोलेटरलाइजेशन करती है, यानी कि कोलेटरल लेती है। ये कोलेटरल कैश हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है, मार्जिन हो सकता है, लैंडेड प्रॉपर्टी हो सकता है या थर्ड पार्टी गारंटी हो सकता है। बैंक जो है क्रेडिट रिस्क से कम करने के लिए वो बहुत सारे क्रेडिट डेरिवेटिव्स जो है वो भी परचेज करती है। इंटरेस्ट रेट मिटिगेट करने के लिए बैंक इंटरेस्ट रेट स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट या फिनेंशियल फ्यूचर जो है वो यूज करती है। फॉरेक्स रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक फॉरेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेक्स ऑप्शंस या फ्यूचर्स इसको परचेज करती है। और इक्विटी प्राइस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इक्विटी ऑप्शन में इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट स्वैप और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और फाइनेंशियल फ्यूचर्स जो है ये इंटरेस्ट रेट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक जो है यूटिलाइज करेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्क क्वांटिफिकेशन मेजर सीक टू कैप्चर विच ऑफ द फॉलोइंग? रिस्क क्वांटिफिकेशन में हम लोग क्या क्या कैप्चर करते हैं? वेरिएशन इन अर्निंग, वेरिएशन इन मार्केट वैल्यू, लॉसेस ड्यू टू डिफॉल्ट, वेरिएशन इन रेपुटेशन ऑफ द बैंक। तो फ्रेंड्स, बुक में हमने देखा था कि रिस्क मेजर सीक टू कैप्चर वेरिएशंस इन अर्निंग, मार्केट वैल्यू एंड लॉसेस ड्यू टू डिफॉल्ट arising out of uncertainties associated with various risk elements. So here our answer is variation in earning, variation in market value and losses due to default. Reputation का variation जो है ये बैंक कंसीडर नहीं करती है रिस्क क्वांटिफिकेशन के लिए। तो here our answer is 1, 2 and 3. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर? हम लोग रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? फ्रेंड, बुक में हमने देखा था सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मेजर करना कि रिस्क कितना है, फिर रिस्क का प्राइसिंग करना, उसके बाद उसको मॉनिटर करके कंट्रोल करना और फिर लास्ट में रिस्क मिटिगेशन करना, यानी रिस्क को कम करना। तो हियर आवर आंसर इज आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, कंट्रोल एंड मिटिगेशन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मिटिगेशन ऑफ फॉरेक्स रिस्क द बैंक मेक यूज ऑफ? फ्रेंड, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क में हमने देखा था वहां पे हमने देखा था, अभी ये बोल रहा है फॉरेक्स रिस्क। तो फॉरेक्स रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक जो है फॉरेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेक्स ऑप्शन और फ्यूचर इसको यूटिलाइज करती है। तो हियर आवर आंसर इज
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेक्स ऑप्शंस एंड फॉरेक्स फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इक्विटी प्राइस रिस्क इज मिटिगेटेड बाय बैंक्स बाय यूजिंग। इक्विटी प्राइस रिस्क हम लोग इक्विटी ऑप्शंस के थ्रू जो है मिटिगेट करते हैं बैंक। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है, मिटिगेटिंग इक्विटी प्राइस रिस्क, इक्विटी ऑप्शन कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क बिगिंस विथ, यानी कि रिस्क का जो मैनेजमेंट है वो हम लोग कहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क, दूसरा है कंट्रोलिंग ऑफ रिस्क, तीसरा है मिटिगेशन ऑफ रिस्क और चौथा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो फ्रेंड्स हम लोग मैनेजमेंट जो है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन से ही शुरू करते हैं। देखिए पहले आइडेंटिफिकेशन है, फिर मेजरमेंट, फिर प्राइसिंग, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड देन मिटिगेशन। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय बैंक्स टू मिटिगेट द क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक क्या करती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने बताया था कि मिटिगेट करने के लिए वो सबसे पहले कोलेटरलाइज करती है विथ कैश और सिक्योरिटीज और लैंडेड प्रॉपर्टी एंड थर्ड पार्टी गारंटी, और क्रेडिट डेरिवेटिव भी बाई करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑब्टेनिंग मार्जिन ऑन सिक्योरिटीज ऑफ द लोन, कोलेटरलाइजेशन ऑफ लोन बाय हैविंग फर्स्ट क्लेम ऑन सिक्योरिटीज और थर्ड पार्टी गारंटी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलेटरलाइजेशन ऑफ लोन्स बाय हैविंग फर्स्ट क्लेम ऑन सिक्योरिटीज और थर्ड पार्टी गारंटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की इंसेंटिव इन मैनेजिंग अ बिजनेस इज इनहेंसमेंट इन, यानी कि किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए जो की इंसेंटिव है वो क्या है। प्रॉफिट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स बुक में हमने देखा था, की ड्राइवर इन मैनेजिंग ए बिजनेस इज सीकिंग इनहेंसमेंट इन रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन सी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज मोस्ट रिलाइड अपॉन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री एंड द रेगुलेटर। तो जो भी रिस्क क्वांटिफिकेशन होता है फ्रेंड्स, वहां पे बैंक जो है सबसे ज्यादा जो रिलाई करती है वो करती है डाउनसाइड पोटेंशियल पे, क्योंकि ये जो है पॉसिबल लॉसेस जो है उसको लेती है और पोटेंशियल प्रॉफिट को इग्नोर करती है। तो ये सबसे कंजर्वेटिव वे होता है किसी भी इसको क्वांटिफाई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट ए प्रोवाइड्स रिटर्न ऑन 12 12 12 12 12 in each year over a period of 5 years, total 60 and average 12, and investment B provides return of 6 19 10 -4 and 30 in these 5 years, total 60 and average 12. Both the investment provide average annual return of 12. Sorry, which one is preferable? दोनों दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, ए और बी, दोनों में जो टोटल रिटर्न मिल रहा है 5 साल के अंदर वो 60 है और एवरेज जो है वो 12 है, लेकिन प्रीफरेबल कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बी प्रीफरेबल है होगा, क्योंकि इसके ऊपर लोएस्ट रिटर्न है ऑफ 30 इन वन पर्टिकुलर ईयर्स, या फिर इसमें हाईएस्ट रिटर्न है 30 इन अ पर्टिकुलर ईयर, या फिर इन्वेस्टमेंट ए जो है क्योंकि इसमें कैश फ्लो जो है वो रेगुलर है और इसमें वेरिएशन जो है हायर है। इन्वेस्टमेंट ए जो है रेगुलर कैश फ्लो है लेकिन इसमें वेरिएशन जो है लेसर है। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट ए है हमारा, यहाँ पे जो वेरिएशन है वो एकदम रेगुलर है, हर साल उसको 12% का जो है वो रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बी है वहां पे रिटर्न में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जो प्रीफरेबल हमारा होगा इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट ए में होगा, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो जो है वो रेगुलर जनरेट होगा और यहाँ पे वेरिएशन जो है वो सबसे कम होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली द रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन अ बैंक कंसिस्ट ऑफ। किसी भी रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बैंक में क्या क्या होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द बोर्ड, सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट टीम। फ्रेंड इसमें जो हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द बोर्ड, कमिटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। तो हियर आवर आंसर इज 1 to 4, B is the correct answer. Next question है, risk reduction is achieved by adopting of strategy which eliminate the uncertainties associated with the risk element. The process is called, यानी कि जो भी हम लोग
स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं किसी भी रिस्क को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बुक में भी देखा था, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्रोल में उसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो करते हैं, क्वांटिफिकेशन में हमारा रिस्क का जो प्राइसिंग है, कितना क्वांटिटी में रिस्क है उसको करते हैं, और रिस्क मिटिगेशन में जो है हम लोग रिस्क को कम करना या खत्म करने का जो भी प्रोसेस है वो हम लोग रिस्क मिटिगेशन में करते हैं। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी, रिस्क मिटिगेशन। Risk reduction is achieved by adopting strategies that eliminate or reduce the uncertainties associated with the risk element. This is called risk mitigation. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी भी बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए ये कैसे डिसाइड करेंगे और ये क्या क्या पे डिपेंड करता है। तो पहला है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, उस बिजनेस में क्या क्या रिस्क जो है वो एसोसिएटेड है। एंड रेवेन्यू मॉडल ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस से हम लोग रेवेन्यू कितना जनरेट कर पा रहे हैं उसका क्या हमारा मॉडल है, या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, किसी भी कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल जो है वो क्या पे डिपेंड करता है, रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो तीनों ही होगा, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल ऑफ द बिजनेस। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इफेक्टिव रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल। रोबस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए, जो भी हमारे प्रोसीड्योर्स हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, जो भी स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू एंड इवोल्यूशन, और उसका रेगुलर इंटरवल्स पे जो है वो रिव्यू एंड इवोल्यूशन होना चाहिए, तभी हमारा जो रिस्क मॉनिटरिंग और कंट्रोल है वो इफेक्टिव होगा। तो हियर आवर आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस केप्ट एट द लेवल दैट इज एक्सेप्टेबल, दिस रिक्वायर्स द फॉलोइंग। तो रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हमें क्या क्या जरूरत है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क, वेल लेड आउट प्रोसीड्योर्स, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कंप्रिहेंसिव रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट, जो स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क वहां दिया हुआ है, तो सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेशनल डिपार्टमेंट विथ क्लियर डिलिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, और चौथा है पीरियोडिकल रिव्यू एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट है, द क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ रिस्क कैन बी क्लासिफाइड। क्वांटिटेटिव मेजर में रिस्क को हम लोग क्या चीज में क्लासिफाई करते हैं, सेंसिटिविटी, डाउनसाइड पोटेंशियल, वोलेटिलिटी, डाउनसाइड पोटेंशियल, वोलेटिलिटी, सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी, सेंसिटिविटी, डाउनसाइड पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स, जो सेंसिटिविटी, डाउनसाइड पोटेंशियल और वोलेटिलिटी, ये तीनों के बेस पे जो है हम लोग क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं रिस्क का। Quantitative measures of risk can be classified into based on sensitivity, based on volatility and based on downside potential। ये तीनों ही मेथड है जिसके बेसिस पे हम लोग रिस्क मेजरमेंट जो है या रिस्क जो है उसको उसके क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है वो ये तीनों कैटेगरी में किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन वांट्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर 5 years। Out of these, which one should be preferred solely on the basis of risk if return is 10% in all cases। यानी कि कोई पर्सन जो है वो 50,000 5 years के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो which one should be preferred solely on the basis of risk। अगर रिस्क के बेसिस पे वो कौन सा प्रिफर करेगा, अगर उसको रिटर्न जो है 10% हर केसेस में मिल रहे हैं तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। एफडीआर इशूड बाय एन एनबीएफसी, अ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अ बैंक एफडीआर, ऑल आर इक्वल सिंस रिटर्न इज सेम। तो फ्रेंड्स, जहां पे हमें रेगुलर इंटरवल्स पे और जो है एक रिस्क के बेसिस पे जहां पे कि कम रिस्क है, तो वो हमारा होगा ऑप्शन बी, अ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एक पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको एक रेगुलर कैश फ्लो जो है, नेट कैश फ्लो वो जनरेट होगा और रिस्क एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे काफी कम होगा। तो इस वजह से जो बेसिस के रिस्क के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारा प्रिफरेबल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा अ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा यूनिट 15 का ये मॉक टेस्ट का चैप्टर जो यहीं खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चैप्टर्स के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।